हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बिजली के तार टूटने, चोरी होने की घटनाएं बहुत होती हैं, परंतु आज दिनांक तक इन घटनाओं को रोकने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुचारू विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अवगत कराया था, किंतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही समुचित कार्यवाही की जा रही है। इस अव्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अंधेरे में रहने के लिए विवश और मजबूर हो रहे हैं। अब ग्रामवासी विद्युत के अभाव में सिंचाई, पढ़ाई, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। बिजली के अभाव में उनका विकास पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है, जबकि वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास करना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। ऊर्जा विभाग के प्रशासन को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। इस गैर जिम्मेदार रवैया की वजह से सारा गांव अंधकार ही अंधकार में रह रहा है, जिसके कारण निवासियों में असंतोष है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत यहाँ पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य कराया गया था। उस समय घरेलू प्रयोजन के लिए किसी भी ग्रामवासी ने संयोजन नहीं कराया और अब कह रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है। इस संबंध में विभाग द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि विगत वर्ष तार चोरी हो गए थे, इसलिए गांव विद्युत विहीन हो गया है। मांग के आधार पर गांव वासियों की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक बत्ती कनेक्शन आवेदन के आधार पर दिया जाएगा। अतः इस ग्राम में पुनः विद्युतीकरण करने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। निश्चित समय सीमा में विद्युत प्रदाय करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि ग्रामवासियों में किसी प्रकार के आक्रोश जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। प्रिय बच्चों, आपने ज्वार-भाटा के बारे में अवश्य सुना होगा। समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता और 2 बार उतरता है। इसलिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण बार-बार समुद्र के जल में चढ़ाव उतार होता है। चंद्रमा आकर्षण में दूरत्व वर्ग के हिसाब से कमी होती है। पृथ्वी जल के उस भाग के अणु जो चंद्रमा से निकट होगा, उस भाग के अणुओं की अपेक्षा जो दूर होगा अधिक आकर्षित होंगे। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत है, पर उसका पिंड चंद्रमा से बहुत ही बड़ा
है। अतः सूर्य की ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्ति चंद्रमा से बहुत कम नहीं है, 5/9 के लगभग है। सूर्य की यह शक्ति चंद्रमा कभी कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोनों की शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं, अर्थात जिस अंश में एक ज्वार उत्पन्न करेगी उसी अंश में दूसरी भी ज्वार उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार जिस अंश में एक भाटा उत्पन्न करेगी उसी दूसरी में भाटा उत्पन्न करेगी। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को और दिनों की अपेक्षा ज्वार अधिक ऊंची उठती हैं। सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां प्रतिकूल रूप से कार्य करती हैं, अतः इन दोनों तिथियों को ज्वार सबसे कम उठती हैं। ज्वालामुखी प्रायः वेग से बाहर निकलने वाले पदार्थ भूगर्भ में स्थित प्रचंड अग्नि के द्वारा जलते या पिघलते हैं और संचित भाप के वेग से ऊपर निकलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से राख, ठोस और पिघली हुई चट्टानें, कीचड़, पानी और धुआं आदि पदार्थ निकलते हैं। पर्वत के मुंह के चारों ओर इन वस्तुओं के जमने के कारण ऊंचा किनारा सा बन जाता है। कहीं कहीं पर प्रधान मुख के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे मुख भी इधर उधर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत प्रायः समुद्रों के निकट होते हैं। प्रशांत महासागर में जापान से लेकर पूर्वीय द्वीप समूह तक अनेक छोटे बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं। इन ज्वालामुखी के संबंध में कहा जाता है कि अकेले जावा जैसे छोटे द्वीप में के 49 टीले हो सकते हैं। सन 1983 यानी कि 18 साल पहले ककटोआ टापू में ज्वालामुखी का जैसा भयंकर विस्फोट हुआ था। वैसा विस्फोट कभी नहीं देखा गया था। टापू के आसपास प्रायः 40,000 आदमी समुद्र की घोर हलचल से डूबकर मर गए थे। महोदय, घर चाहे जितना भी छोटा हो, किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे, तब तक छोटे घर की आर्थिक, सामाजिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं। परंतु जैसे ही छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, किंतु हवेली महल बन जाती है। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं की उपेक्षित, संकुचित, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। पूंजी यदि श्रम को
कामना दे तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन न किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमरत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो सकता है। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर इस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे। स्टॉप। हिंदी डिक्टेशन के लिए एक्सप्लोर स्टेनोग्राफी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।